Very good evening, friends. Today we will start with case laws. लेकिन केस लॉ जो हमने सोचा है कि करना कैसे है कि इसको ना थोड़ा थोड़ा गैप पर करेंगे। जैसे मान लीजिए आज केस लॉ कर लिए तो कल कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेंगे। उससे क्या है कि आप केस लॉ पढ़ भी सकें ताकि, है ना, क्योंकि हम तो देखिए पूरा केस लॉ तो समझाना बड़ा मुश्किल होता है, मेन मेन पॉइंट ही समझा सकते हैं आपको। तो आइए सुप्रीम कोर्ट से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले आता है हमारा केस इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आप लोगों में से ज्यादातर ने ये केस पढ़ा होगा और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा उनके लिए मैं बता दूं कि ये सेक्शन 7 का केस था। सेक्शन 7 में क्या होता है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर एक एप्लीकेशन फाइल करता है। ठीक है, तो इसमें नेचुरली एप्लीकेशन किसने फाइल की होगी? आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है ना, क्योंकि इनोवेटिव इंडस्ट्री तो बाद में गया सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का केस है तो सुप्रीम कोर्ट में किसने फाइल किया होगा? इनोवेटिव ने। ठीक है, केस क्या था? केस ये था कि ये केस आईबीसी आने से पहले का केस है। तो इनोवेटिव इंडस्ट्री, आपको मालूम होगा कि पहले क्या होता था, जो भी कंपनी पैसे नहीं दे पाती थी तो आरबीआई के कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम चला करती थी। तो इनोवेटिव इंडस्ट्रीज ने एक सीडीआर की स्कीम पेश की, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग की, जो कि एडमिट हो गई। अब ये जो कंपनी थी ये महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी थी, तो इस कंपनी पर महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग्स एक्ट भी लगता था, जिसमें क्या था कि कुछ रिलीफ मिल जाता था फ्रॉम एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन लाइबिलिटीज। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली तो एक लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन था। ये जो महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट था, तो उसमें यह था भाई कोई भी सिख कंपनी हो तो सिख कंपनी को क्या है कि कुछ मॉरेटोरियम मिल जाएगा कि वो कुछ देर बाद पेमेंट कर सकेगी अपनी। और उसमें एक नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज भी थी। तो ये नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज क्या होती है? नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज का मतलब ये होता है कि किसी भी एक्ट में कुछ भी लिखा हो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर एक्ट और लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट विल ओवररूल या प्रिवेल। ठीक है, अब जहां तक प्रिवेल करने की बात है, तो प्रिवेल करने में ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई रिपग्नेंसी आ गई, दो एक्ट हैं, ठीक है, दोनों में ये चीज लिखी हुई है। जैसे आईबीसी आया तो आईबीसी में भी 238 में लिखा गया, ये महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट था, इसमें भी ये लिखा गया था। तो बात ये हो गई कि भाई किसका रूल प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो उस केस में ये 2-3 रूल होते हैं। एक तो ये होता है कि जहां तक हो सके भाई दोनों को कोएग्जिस्ट कराया जाए। अगर दो एक्ट्स में कोई अलग अलग बातें लिखी हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव हो रही हैं, तो सबसे पहले तो ये होता है कि भाई हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल लगता है। अगर नहीं हो सकता तो फिर सेंट्रल रूल विल प्रिवेल, और फिर बाद में क्या होता है कि लेटर लेजिस्लेशन विल प्रिवेल। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के रूल्स हैं। ठीक, तो अब इसमें ये आ गया था कि जो महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट था इसमें ये लिखा था, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज थी, इसमें रिलीफ था फ्रॉम एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन लाइबिलिटीज। अब इसको मानते हुए इस कंपनी ने पेमेंट नहीं की। इनोवेटिव इंडस्ट्रीज कुछ की पेमेंट कर दी, कुछ बैंकों की पेमेंट नहीं की। तो अब इसी दौरान आईबीसी आ गया। जब आईबीसी आ गया तो ये आईसीआईसीआई बैंक जो था इसने सेक्शन 7 की एप्लीकेशन फाइल कर दी कि भाई इस कंपनी ने मेरा डिफॉल्ट किया, तो जो है इसमें आप CIRP लगाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग ने जो नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है ये प्रिवेल नहीं करेगी, आईबीसी में जो नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है वो प्रिवेल करेगी। ठीक है, अब आईबीसी कवर्ड कहां पर है? आईबीसी कवर्ड है एंट्री 9 लिस्ट 3 ऑफ द 7th शेड्यूल। अब हमें ये मालूम है कि भाई 3 तरह की लिस्ट होती है। ठीक है, एक तो होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है अपना स्टेट लिस्ट, और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, और जो महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट है ये है एंट्री नंबर 23 लिस्ट 3 ऑफ द 7th शेड्यूल। 3 लिस्टें जो हैं ये, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे सिलेबस में है, तो 3 जो लिस्टें हैं फॉर लेजिस्लेशन, ये कौन कौन सी है? एक तो यूनियन लिस्ट है, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक द लॉ। स्टेट लिस्ट में क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट विल मेक द लॉ। और कंकरेंट लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं जिस पर कोई भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी बना सकती है और सेंटर भी बना सकती है।
ठीक है। और एप्लीकेशन जो है सेक्शन 7 वाली, ये किस केस में हो सकती है? अनडिस्प्यूटेड डेट में भी हो सकती है और डिस्प्यूटेड डेट में भी हो सकती है ना, इसमें डिस्प्यूट का कोई सवाल नहीं है। जैसे कि सेक्शन 9 वाली एप्लीकेशन तो सिर्फ अनडिस्प्यूटेड केसेस में ही फाइल हो सकती है, लेकिन जो सेक्शन 7 वाली एप्लीकेशन है वो चाहे डिस्प्यूटेड हो चाहे अनडिस्प्यूटेड हो, दोनों में ही फाइल हो सकती है। ठीक। अब ये जो हमारा आईबीसी है, ये अगर हम पूरा एक्ट पढ़ें तो उसमें कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं। एक तो ये भी है कि भाई आईबीसी हमारा जो है वो यूके लॉ पर बेस्ड है। एक तो यूके लॉ के में इंसॉल्वेंसी के प्रोविजंस है, एक है यूएस लॉ में। तो जो यूएस लॉ है उसमें तो क्या कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वही कंट्रोल में रहेगा चाहे डिफॉल्ट हो जाए। ठीक है। लेकिन यूके लॉ में क्या है? क्रेडिटर्स विल टेक ओवर इन केस ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है। और अगर किसी ऑपरेशनल डेट को ऑपरेशनल क्रेडिटर असाइन कर देता है इन फेवर ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो भी उस डेट का कैरेक्टर चेंज नहीं होता, वो फिर भी ऑपरेशनल डेट ही रहेगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन इसमें फॉर्म पर भी हैं, तो ये आप देख लीजिएगा क्वेश्चंस। बेसिकली इसमें मेन बात यही थी। ये केस लॉ पढ़ के हमने कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं। ठीक है। और थोड़ा सा इस एक्ट को डिटेल में देख लेते हैं। तो इशू क्या था इसमें? एक तो इशू ये आया, एक तो अपील जो फाइल की थी ये डायरेक्टर्स ने फाइल की थी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो इस केस में आ गया भाई डायरेक्टर्स की तो पावर ही खत्म हो जाती है। ठीक है ना। तो जब डायरेक्टर्स की पावर खत्म हो जाती है तो डायरेक्टर कैसे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? ठीक है ना, ये तो एप्लीकेशन ही गलत है। तो उसमें खैर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ज्यादा इस बहस में नहीं पड़ते, ठीक है कि डायरेक्टर्स फाइल नहीं कर सकते, ठीक है ना, लेकिन फिर भी चलो हम इसे जो है इसको अपील को एंटरटेन कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा बात यह थी कि जो रिलीफ था महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट में भी था और आईबीसी में भी था, कौन सा प्रिवेल करेगा? तो आईबीसी वाला प्रिवेल करेगा। ठीक है। इतनी सी बात थी इसमें। और इसमें यह भी थर्ड क्वेश्चन था कि जो महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट है क्या ये रिपग्नेंट है टू आईबीसी? तो इसमें ये कहा गया कि नेचुरली ये स्टेट लॉ है। ठीक है ना। और इन्होंने रिपग्नेंसी के बारे में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि रिपग्नेंसी तब अराइज होती है ओनली इफ बोथ द पार्लियामेंट्री एंड द स्टेट लॉ आर रेफरेबल टू लिस्ट 3, क्योंकि लिस्ट 3 जो है, लिस्ट 3 में दोनों ही लोग अपने लॉ बना सकते हैं, स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंटर भी लॉ बना सकती है। एक इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस की भी बात की गई कि डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस मस्ट बी अप्लाइड। डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस क्या होता है कि भाई कोई भी लॉ बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या था, तो वो ऑब्जेक्टिव किससे मीट हो रहा है। ठीक है ना। तो डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस मस्ट बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एज टू वेदर इन पिथ एंड सब्सटेंस द कंपीटिंग स्टैट्यूट्स एज ए होल फॉल। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें जो इनोवेटिव इंडस्ट्रीज थी उसकी अपील डिसमिस कर दी। डिसमिस कर दी मतलब सीआईआरपी स्टार्ट हो गई। जो आईसीआईसी का आर्गुमेंट था वो ठीक था। दूसरा अगर हम केस देखते हैं तो ये केस है हमारा मोबिलॉक्स इनोवेशंस का। इस केस में क्या हुआ कि स्टार टीवी पर एक प्रोग्राम आया करता था नच बलिए करके। तो नच बलिए के लिए मोबिलॉक्स इनोवेशंस को कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट किरूसा सॉफ्टवेयर को दे दिया कि जो बिलिंग से जो वोटिंग से रिलेटेड था, इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम में वोटिंग वगैरह होती है, जो ऑडियंस पोल वगैरह होता है। तो इन्होंने किरूसा सॉफ्टवेयर को कहा कि भाई ठीक है ये टेली कॉलर्स वगैरह आप लगा दो और आप इस हिसाब से आप जो है, लेकिन इनके साथ एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कर लिया कि भाई आप इस बारे में कहीं पर बताओगे नहीं। लेकिन किरूसा सॉफ्टवेयर ने क्या किया? किरूसा सॉफ्टवेयर ने अपनी वेबसाइट पर यह डिस्प्ले कर दिया कि भाई हम जो है स्टार टीम के लिए काम करते हैं। तो जब किरूसा सॉफ्टवेयर ने इस पर बिल किया मोबिलॉक्स पर, तो मोबिलॉक्स ने पेमेंट करने से मना कर दिया। इन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि आपने तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का वायोलेशन किया है। इसमें एक ये भी क्वेश्चन आया कि भाई डिस्प्यूट एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता।
क्योंकि वहां पर बात ये हो रही थी पहले एनसीएलटी या एनसीएलटी में कि डिस्प्यूट तो है ही नहीं जी, क्योंकि डिस्प्यूट तो मतलब कि कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई डिस्प्यूट का ये मतलब नहीं है कि कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही हो या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्यूट अराइज हो गया हो और पार्टी को मौका ही ना मिला हो कोर्ट तक जाने का या आर्बिट्रेशन तक जाने का, ठीक है ना। तो डिस्प्यूट एक अलग चीज है। डिस्प्यूट का ये मतलब नहीं है कि कोई हो भी सकती है प्रोसीडिंग, कोई कोर्ट या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, और नहीं भी हो सकती, मतलब इवन इन एब्सेंस ऑफ एनी आर्बिट्रेशन और कोर्ट प्रोसीडिंग पेंडिंग, डिस्प्यूट कुड एग्जिस्ट, ठीक है। अब अगर हम इस केस लॉ को ध्यान से पढ़ें, केस लॉ इतना ही है, अब अगर हम इस केस लॉ को ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें एक ये भी क्वेश्चन आता है कि जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट था उसकी डेट थी 26 दिसंबर 2014 और इसकी इफेक्टिव डेट थी 1 नवंबर 2013, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ये भी आ सकता था कि क्या नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ये जो है इट कुड बी मेड इफेक्टिव प्रायर टू द डेट ऑफ इट्स एक्सिक्यूशन, क्योंकि आप एक्सिक्यूट कर रहे हो 26 दिसंबर 2014 को और इसकी इफेक्टिव डेट है 1 नवंबर 2014, ठीक है। लेकिन इसमें इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया और कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि जैसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में होता है, बहुत सारे रेंट एग्रीमेंट्स में होता है कि पार्टनरशिप पहले से चल रही होती है, हम लिख देते हैं उसमें कि पार्टनरशिप इज सबसिस्टिंग फ्रॉम 2-3 years बट नाउ वी वांट टू रिड्यूस द टर्म्स टू राइटिंग। ऐसे रेंट एग्रीमेंट में द पार्टी हैज ऑलरेडी टेकन आवर प्रीमिसेस ऑन रेंट बट वी वांट टू रिड्यूस द टर्म्स टू राइटिंग। तो इसी तरह से इस चीज को, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो अगर हम डिस्प्यूट की बात करें, क्योंकि ये सेक्शन 9 का केस है, तो सेक्शन 9 में आपको सेक्शन 8 की कंडीशंस मीट विद करनी है। तो वहां क्या लिखा है, एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिस्प्यूट इफ एनी एंड रिकॉर्ड, एंड लिखा उसमें, एंड रिकॉर्ड ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। उन्होंने कहा कि भाई इसको और पढ़ना चाहिए, इसमें लिखा ना एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिस्प्यूट इफ एनी एंड रिकॉर्ड, मतलब डिस्प्यूट भी होना चाहिए और रिकॉर्ड भी होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस एंड को आप और पढ़ो कि मतलब या तो डिस्प्यूट हो या रिकॉर्ड हो, ठीक है। इट मस्ट बी रेड एज एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिस्प्यूट और रिकॉर्ड ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स फाइल्ड डिसजंक्टिवली। इसको आप डिसजंक्टिवली पढ़ो। एक मिनट, ठीक है जी। और इसमें यह है कि डिस्प्यूट में एग्जिस्ट, जैसे डिस्प्यूट के लिए क्या 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 प्रूव करोगे आप, जैसे एक्सचेंज ऑफ ईमेल हो गया, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डिस्प्यूट जो है वो इंक्लूसिव है। जैसे अगर हम बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी की रिपोर्ट पढ़ें तो वहां पर क्या है, डिस्प्यूट मींस लिखा हुआ था, लेकिन बाद में जब आईबीसी लॉ आया तो वहां पर आ गया इंक्लूड्स, तो इंक्लूसिव डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। तो डेफिनेशन ऑफ डिस्प्यूट जो है ये इंक्लूसिव है और कोई लीगल प्रोसीडिंग्स भी फाइल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इसमें ये कि क्योंकि ये डिस्प्यूट पहले से चल रहा था और ये जब आईबीसी आया तो उसमें क्या हुआ कि सेक्शन 271 भी अमेंड हो गया, ठीक है। तो इफ ए कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट इट इज नो लॉन्गर ए ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। तो इस केस में फ्रेश नोटिस इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 8। जैसे क्या होता है, कई बार क्या होता है भाई, इससे पहले जब आईबीसी नहीं आया था तो अगर कोई कंपनी पैसे नहीं देती थी तो क्या करते थे, सेक्शन 271 में जाते थे, ठीक है। तो सेक्शन 271 में नोटिस देते थे। अब जब भी आईबीसी आया तो उसमें आईबीसी में सेक्शन है 255, उसमें क्या हुआ कि 11th शेड्यूल आ गया और 11th शेड्यूल कंटेन्स अमेंडमेंट्स टू द कंपनीज एक्ट। तो अब इसमें ये भी एक फाइंडिंग है कि भाई आपको फ्रेश नोटिस देना है अंडर सेक्शन 8। अगर आपने सेक्शन 271 का नोटिस दिया हुआ है पहले से तो भी वो ऑपरेटिव नहीं होगा अगर आपने सेक्शन 8 का नोटिस नहीं दिया, ठीक है। एक इसमें यह भी पूछ सकता है कि हाउ विल द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी असर्टेन वेदर एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो उस केस में तो आप रेलेवेंट रेगुलेशंस को कोट कर सकते हैं। इसमें यह है कि सबसे पहले तो फॉर्म मेरे ख्याल 2 जाता है, तो फॉर्म 2 में
IRP से ही पूछ लेते हैं कि वो कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एग्जिस्ट तो नहीं करते, लेकिन फिर भी बोर्ड के पास भी रेफरेंस जाता है, बोर्ड अपना पैनल जो है NCLT के साथ शेयर कर रहा है। फॉर्म बी है सर यहाँ पर। हाँ फॉर्म बी, राइट, फॉर्म बी, हाँ फॉर्म 2 मुझे फॉर्म बी, ठीक है। हाँ अब एक वर्ड उसमें आता है अटेस्टेड, ये मैंने उसमें से निकाले हैं जो केस लॉ पढ़ के। अब अटेस्टेड जो है, अटेस्टेड में पूछ सकता है कि भाई नोटरी से अटेस्ट होगा, ओथ कमिश्नर से अटेस्ट होगा या सेल्फ अटेस्टेड होगा, तो इसमें सेल्फ अटेस्टेड है, ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन ये कि भाई आपने केस लॉ ध्यान से पढ़ा कि नहीं, कोई कहीं से भी पूछ लेता हो। वेदर द फॉलोइंग कैन बी ऑपरेशनल क्रेडिटर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, वर्कमैन, ठीक है ना। तो ये जो सारे जो है ये ऑपरेशनल क्रेडिटर की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। और वर्कमैन या एम्प्लॉयज जो है वो अपनी एप्लीकेशन इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी फाइल कर सकते हैं और जॉइंट कैपेसिटी में भी फाइल कर सकते हैं। उनके भी आप पर जो कोई ऑथराइज्ड ट्रेड यूनियन है वो भी फाइल कर सकती है, ठीक है, लेकिन थ्रू ए स्ट्रेंजर एडवोकेटिंग ए पब्लिक कॉज नहीं फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे फॉर्म 5 है, फॉर्म 5 कहता है कि भाई इट हैज टू बी फाइल्ड विद रिक्विजिट फीस, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ नहीं दूंगा आपको जानबूझ करके, आपको खुद ही केस लॉ पढ़ना है और उसके आंसर आपको वहां मिलेंगे। आप कंट्रोल F करके अगर ढूंढोगे तो भी मिल जाएंगे। तो फॉर्म F क्या कहता है? फॉर्म F कहता है कि भाई इसकी भी रिक्विजिट फीस है, तो अमाउंट ऑफ रिक्विजिट फीस क्या है, ठीक है। अब ये जो पीरियड ऑफ 10 डेज है, पीरियड ऑफ 10 डेज आपको कहाँ से लेना है? डेट ऑफ इशू से लेना है, डेट ऑफ डिस्पैच से लेना है या डेट ऑफ रिसीट से लेना है, ठीक है। तो डेट ऑफ रिसीट से लेना है। और मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड पोस्ट है, स्पीड पोस्ट है, विद एक्नॉलेजमेंट है, कोरियर है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ये सब चीजें। प्लेस ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस क्या होना चाहिए? सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। होल टाइम डायरेक्टर को भी दे सकते हो आप, डेजिग्नेटेड पार्टनर को दे सकते हो, KMP को दे सकते हो, किसको दे सकते हो, ठीक। अब जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी will give an opportunity to rectify the defect in the application within 7 days of date of receipt of such notice, ठीक है। तो अब आप डेट ऑफ रिसीट कैसे एस्टेब्लिश करोगे इसमें? इसमें हर जितने भी केस लॉ है सब में बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी BLRC का भी रेफरेंस आएगा, ठीक है। तो किसी में भी पूछ सकता है, सब में ये चेयरमैन का नाम लिखा हुआ। तो किन की चेयरमैन में थी? श्री TK विश्वनाथन की चेयरमैनशिप में थी। अब जितने भी लॉ हैं NCLT के, वहां पर क्या होता है, उसमें एक यूनिक ID दिया जाता है, इशूड फॉर द केस विच कंटेन्स ऑल द रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स दैट आर जनरेटेड ड्यूरिंग IRP, दे विल बी स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड, ठीक है। तो वेयर सच रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन्ड। तो यूनिक ID का मतलब क्या है? मेल ID है या कुछ और है? नोटिफाइड, प्रेस्क्राइब्ड और स्पेसिफाइड, ये तो सबको मालूम ही है। तो बेसिकली इसमें यही है कि सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के ऊपर ये केस लॉ बेस्ड है। और आजकल क्या है, वो हर तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो इवन फॉर्म के पार्ट्स में भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फॉर्म अगर C है तो उसके पार्ट A में क्या लिखना है, किसके पर्टिकुलर्स आएंगे। नॉर्मली एप्लीकेंट के पर्टिकुलर्स आते हैं, लेकिन आपको उस हिसाब से भी ये चीज याद में रखनी है। सर सोमनाथ बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। सर ये केस में अभी जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जरूरी नहीं है कि सूट एग्जिस्टिंग होना हाँ 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 बिल्कुल। एंड को और पढ़ो, मतलब वो कहता है एंड इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो अभी जैसे इसमें तो उन्होंने 30 जनवरी को एक लिखा था रिस्पोंडेंट को कि बाबा वी आर विथहोल्डिंग पेमेंट्स अगेंस्ट। अगर ये उन्होंने अगर कम्युनिकेशन नहीं दिया रहता था, तो फिर क्या एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट को माना जाता था क्या वो केस? नहीं, देखिए ऐसा है, इसमें ना बेसिकली एक्सचेंज ऑफ ईमेल हुआ था, तो एक्सचेंज ऑफ ईमेल को ही उन्होंने डिस्प्यूट मान लिया था, है ना। तो कुछ ना देखिए, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, कुछ ना कुछ तो होगा। अगर कुछ भी नहीं है फिर तो डिस्प्यूट है ही नहीं ना, नेचुरली। अगर वर्बल ही है भाई, आपको एस्टेब्लिश तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया ना कसम से, ईमेल को मान लिया उन्होंने डिस्प्यूट, और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी दिया। लेकिन आप ध्यान से पढ़िए, मैंने केस लॉ को बड़े ध्यान से पढ़ा है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की डेट बाद की है और इफेक्टिव डेट पहले की है, वो भी देखनी चाहिए। हाँ जी।
और नहीं मतलब वो तो बराबर है, और उन्होंने कम्युनिकेशन तो बाद में ही किया है। तो हम्म। वो जो पीरियड रहता है 10 days का प्रूव करने के लिए, तो उसमें भी वो प्रूव कर सकते हैं राइट, कॉर्पोरेट डेटर की डिस्प्यूट था अगर जो नोटिस देते हैं, डिमांड नोटिस। भाई देखो ऐसा है, नोटिस दिया ही इसलिए जाता है हाँ कि नोटिस के 10 दिन के अंदर आप हमें ये बताओ कि डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है क्या। अगर एग्जिस्ट करता है तो बताओ कैसे, बोनाफाइड होना चाहिए। कोई वही भी ये कहते हैं कि भाई ऐसे स्पूरियस ग्राउंड नहीं होने चाहिए, कोई ऐसे फ्रीवुलस ग्राउंड नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है ना भाई, विदाउट सब्सटेंशिएटिंग आप कह दो डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता, उसको भी नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो और उसके अलावा ये कि भाई या तो आपने पेमेंट कर दी होगी, अगर पेमेंट कर दी तो उसका प्रूफ दे दो, राइट। है ना। अगर पेमेंट करना चाहते हो तो आप पेमेंट कर दो, ठीक है। और अगर पेमेंट भी नहीं कर रहे, कोई डिस्प्यूट भी नहीं कर रहा, तो फिर एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी। ये चीज है ओके ठीक है, बेसिकली। ये जो है ना, ये जो आईबीसी आया है, ये तो बार बार आता है कि मनी क्लेम नहीं है। अगर डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है तो इसमें नहीं जा सकते। आप सोचिए कि यहाँ पर नहीं जा सकते, फिर आईबीसी में फिर आपको सिविल सूट Right. फाइल करना पड़ेगा पैसे के लिए। अगर आप सिर्फ पैसे ही लेने आए हो तो फिर सेक्शन 9 वाली एप्लीकेशन नहीं लगेगी। ये तो रेजोल्यूशन के लिए ही है। हाँ, अगला देखते हैं, धरनी शुगर एंड केमिकल्स। इस केस में क्या हुआ था। तो एक बार ये प्रेस्क्राइब्ड, नोटिफाइड और स्पेसिफाइड का क्लैरिफाई कर दो, डिफरेंस क्या है? हाँ हाँ, देखिए प्रेस्क्राइब्ड जहां पर भी लिखा है ना, तो प्रेस्क्राइब्ड होता है हमेशा बाय रूल्स, ठीक है। प्रेस्क्रिप्शन बाय रूल होती है, ठीक है। और अगर जहां पर भी स्पेसिफाइड लिखा है वो है रेगुलेशंस। रेगुलेशंस जो है नॉर्मली बोर्ड बनाता है, ठीक है। बोर्ड बनाएगा रेगुलेशंस, रूल्स बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और जो नोटिफाइड है, नोटिफाइड तो सेंट्रल गवर्नमेंट, नोटिफाइड मतलब नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल गजट, ये तीन चीजें हैं, यही है। स्पेसिफाइड मतलब रेगुलेशंस और प्रेस्क्राइब्ड मतलब बाय रूल। और जब भी आप आईबीसी कोड पढ़ रहे हैं, एज जहां पर लिखा है एज में भी स्पेसिफाइड, तो वहीं पर ये आप नोटिंग कर लीजिए, उसके साथ एक हार्ड कॉपी रखिए अपने पास कोड की, और उसी के साथ ही रेलेवेंट रूल को जो है या रेलेवेंट रेगुलेशंस को आप वहीं पढ़ लीजिए। क्योंकि कोड में आपको नहीं लिखा होगा, उसमें लिखा होगा इन द फॉर्म एज में भी प्रेस्क्राइब, उसमें फॉर्म नंबर नहीं लिखा हुआ। फॉर्म नंबर आप वहां पर फिर देखना पड़ेगा आपको रेगुलेशंस में। या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स है, उसमें भी है, वो भी मैंने बताए थे आपको शुरू में जब क्लास ली थी, वो ग्रुप में भी है। अगला केस है धरनी शुगर एंड केमिकल्स का। इस केस में क्या हुआ था, ये केस है बेसिकली कि इसमें आरबीआई का एक सर्कुलर था। आरबीआई का सर्कुलर, जैसे आईबीसी आया तो आईबीसी आने के बाद में आरबीआई ने अपने बैंक्स को एक सर्कुलर दिया। उन्होंने कहा भाई आप ढूंढो कौन कौन से केसेस आईबीसी में आप टेकअप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट ने इस जो केस में इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, इस सर्कुलर को, कि ये सर्कुलर गलत है, ठीक है। क्यों कहा, उन्होंने कहा ठीक है देखो ऐसा है कि भाई हम आरबीआई की पावर को मानते हैं, ठीक, लेकिन ये सर्कुलर गलत है, इट इज अल्ट्रा वायरस सेक्शन 35AA, क्योंकि ये सर्कुलर इशू किया गया एज पर द पावर्स गिवन इन सेक्शन 35AA ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब उन्होंने कहा सेक्शन 35AA पढ़िए कि भाई इसका मतलब क्या है, कि सेक्शन 35AA जो है ये 2017 में आया था, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई थी कि वो आरबीआई को ऑथराइज कर सकती है टू गिव डायरेक्शंस टू एनी बैंक और बैंक्स टू इनिशिएट एन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर द प्रोविजंस ऑफ आईबीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डिफॉल्ट, ठीक है। अब जो आरबीआई का सर्कुलर को चैलेंज किया गया वो इस बेसिस पे किया गया कि भाई सारे केसेस को आप नहीं कर सकते, आरबीआई बैंक्स को ये डायरेक्शन नहीं दे सकती टू ऑफ ऑल केसेस विदाउट कंसिडरिंग स्पेसिफिक डिफॉल्ट। उन्होंने कहा भाई डिफॉल्ट वाले केसेस तो ठीक है, डिफॉल्ट वाले केसेस में आरबीआई इंस्ट्रक्शन दे सकती है बैंक को कि भाई आप आईबीसी के प्रोविजंस को इन्वोक करो, ठीक है। लेकिन विदाउट कंसिडरिंग एनी स्पेसिफिक डिफॉल्ट इन जनरल आप सर्कुलर इशू नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आरबीआई रेगुलेटर है, हम उसकी पावर्स को मानते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये सर्कुलर गलत है, और ये पूरे का पूरा सर्कुलर गलत है। उन्होंने कहा भाई ऐसा भी हम कर सकते हैं क्या, सर्कुलर को आधा मान लें और आधा नहीं माने, नहीं। उन्होंने कहा कि भाई ये सर्कुलर तो पूरा का पूरा हम स्ट्राइक डाउन करेंगे, दोबारा सर्कुलर इशू करें आरबीआई, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या हुआ, ये सर्कुलर इशू किया गया है विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो कहा भाई इन केसेस ऑफ डिफॉल्ट आप
बैंक्स को डायरेक्शन दे सकते हो, आपने जनरल में डायरेक्शन दे दी, ठीक है ना, इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर जनरली एज अपोज टू स्पेसिफिक डिफॉल्ट्स, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी एक्शन लिए गए हैं आरबीआई सर्कुलर की अंडर, वो सारे, चाहे सीआईआरपी शुरू हो गई हो, वो सारे के सारे खत्म, दे विल फॉल अवे अलॉन्ग विद द आरबीआई सर्कुलर, ठीक है। और जहां पर ये शुरू कर दी आरबीआई सर्कुलर की वजह से, वो सरवाइव नहीं करेगी, ठीक है। तो इसमें जजमेंट में क्या निकला, ये सम ऑफ द की क्वेश्चंस दैट अराइज बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। पहला तो ये कि डज द जजमेंट अफेक्ट द इंडिविजुअल केसेस रेफर्ड टू द आईबीसी by the banks in view of specific RBI directions through the RBI's first and second list, ठीक है भाई। पहले 2 लिस्टें निकाली थी आरबीआई ने, उसमें तो क्या था, स्पेसिफिक केसेस ऑफ डिफॉल्ट थे कि भाई इन केसेस में डिफॉल्ट हुआ तो आप इनके अगेंस्ट में आईबीसी करो, वो कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो ठीक है। लेकिन आरबीआई हैड बीन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस, ठीक है, ये उसका नोटिफिकेशन नंबर है। तो जो फर्स्ट और सेकंड लिस्ट वाले केस हैं जहां पर स्पेसिफिक डिफॉल्ट पॉइंट आउट किया था आरबीआई ने, दे विल होल्ड गुड, ठीक है। और दूसरा ये था कि जो धरनी शुगर की जजमेंट है, क्या ये पूरे का पूरा आरबीआई सर्कुलर स्ट्राइक डाउन हो जाएगा या मैंडेटरी रेफरेंस, तो पूरे का पूरा, ठीक है। तो while it was possible for the Supreme Court to only invalidate the mandatory reference to IBC, but Supreme Court has struck down the entire RBI circular, ठीक है। ये अब तीसरा ये कि भाई क्या इससे कोई आरबीआई की जो रेगुलेटरी पावर्स हैं उस पर कोई इफेक्ट आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हैज रिकॉग्नाइज्ड द रेगुलेटरी पावर्स ऑफ आरबीआई। तो ब्रॉड एंड एक्सपेंसिव पावर्स अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इंक्लूडिंग पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर रेजोल्यूशन, ठीक है ना, तो उन्होंने माना इस बात को। तो धरनी शुगर जजमेंट डज नॉट हिंडर द आरबीआई's powers to come up with a resolution framework for stressed assets except that the RBI cannot give a general direction, ठीक है, for mandatory reference to the IBC in respect of debtor generally, ठीक है। ये तो सर्कुलर दोबारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जनरल रेफरेंस नहीं, स्पेसिफिक डिफॉल्ट्स पे आप पॉइंट आउट करो, उस पर करो आईबीसी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ऑलरेडी हो चुके, तो विल रेजोल्यूशन प्लान्स इंप्लीमेंटेड अंडर द आरबीआई सर्कुलर बी इफेक्टेड, क्या वो इफेक्टेड होंगे, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आया है इसमें। वो ये कहता है कि सिंस द रेजोल्यूशन प्लान्स दैट हैव बीन ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड दे हैव बीन लार्जली डन ऑन ए कंसेंसुअल बेसिस, वी बिलीव देयर इज सफिशिएंट बेसिस फॉर द कंसेंसुअल रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंटेड टू बी अनअफेक्टेड बाय द धरनी शुगर जजमेंट, ठीक है। तो इट वाज नॉट द इंटेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू अनडू कंसेंसुअल एक्शंस। तो क्रक्स क्या है इसका, क्रक्स ये है, crux was against RBI's mandatory referral to the IBC in respect of generally instead of specific cases of default. तो इतनी सी बात है इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो सिर्फ इस सर्कुलर की वजह से आए दे विल नॉट सर्वाइव, ठीक है। लेकिन जहां पर इस सर्कुलर के अलावा भी और भी चीजें हैं, ठीक है ना, in exercise of their independent legal right, तो they will not be affected by the धरनी शुगर जजमेंट। अब इसमें एक ये भी सवाल आया, इससे पहले भी एक सर्कुलर चला करता था, ठीक है। तो उन्होंने कहा जो पुराना वाला S4 वाला था, जो ओल्ड फ्रेमवर्क था, विच वाज रिपील्ड बाय द आरबीआई सर्कुलर फ्रेमवर्क फॉर रिवाइटलाइजिंग डिस्ट्रेस्ड एसेट्स, CDR, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, ठीक है, स्ट्रेटेजिक, वो S4 इसको कहते थे, स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, चेंज इन ओनरशिप आउटसाइड, तो क्या वो चल जाएगा? नहीं, उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं सर्वाइव करेगा, पुराने वाला भी नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आरबीआई ने अपनी पावर से ही उस पुराने वाले फ्रेमवर्क को रिपील किया था, एंड द सेम विल नॉट रिवाइव ऑटोमेटिकली इवन द आरबीआई सर्कुलर हैज बीन डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस एंड हैविंग नो इफेक्ट। तो अब आगे रास्ता क्या है? तो आरबीआई हैज बाय वे ऑफ इट्स प्रेस रिलीज, उसके बाद में आरबीआई ने एक प्रेस नोट निकाला, उसमें क्या कहा? उसमें ये कहा कि इट विल टेक नेसेसरी स्टेप्स इंक्लूडिंग इश्यूएंस ऑफ ए रिवाइज्ड सर्कुलर। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे आप?
मैं पूछा था कि ये जो आप कह रहे थे कि सारे केसेस जो उस सर्कुलर के अंडर हुए वो फॉल कर जाएंगे, लेकिन हाँ कोई हाँ, कंसेंसुअल बेसिस पे है, यानी कि अगर उसको कोई अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर इम्प्लीमेंट हो चुका, मतलब ऐसा होता ना भाई, एक तो सीआईआरपी चल रही है, सीआईआरपी बंद हो जाएगी अगर चल रही है तो, अगर मान लो रेजोल्यूशन प्लान भी इम्प्लीमेंट हो चुका तो वो कह रहे हैं कि वो उसको हम वो नहीं करेंगे। ओके, ये दोनों में फर्क हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर आप आगे चलते हैं, नहीं तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, वैसे आराम से आप आंसर इनका कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। पायोनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इस केस में क्या हुआ कि ये सेक्शन 5 सबसेक्शन 8 सबसेक्शन एफ का केस है। इस पे तो आशीष बगीचा सर भी आए थे, उन्होंने भी पायोनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वाला केस टेकअप किया था, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या था कि जो होम बायर्स थे उनका बड़ा कंफ्यूजन था, भाई होम बायर्स ऑपरेशनल क्रेडिटर में आएंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर में आएंगे, कहाँ आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो बिल्डर्स ने बहुत सारी पिटिशंस फाइल कर रखी थी, उन्होंने कहा ये भाई हम वी अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द स्टेटस ऑफ अलॉटीज एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है। उन्होंने कहा भाई ये तो बिल्डर्स ने मजाक बना लिया, डिले इज वेरी कॉमन, ठीक है ना। और उससे क्या होता है कि ये जो होम बायर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, होम बायर्स भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि बिल्डर क्या करता है, बिल्डर अपना पैसा तो लगाता नहीं, वो होम बायर से पैसा लेता है और उसी हिसाब से कंस्ट्रक्शन शुरू करता है, ठीक है ना। कई बार कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान होता है, तो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान का क्या मतलब है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई that home buyers are treated as financial creditors so that they can trigger the IBC under section 7 and they can take their rightful place on the COC when it comes to making important decisions on the future of the construction company which is executing the real estate project in which such home buyers are ultimately to be housed, ठीक है। अब वो कहते हैं कि भाई ये भी है कि जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर मनी इज रेज्ड फ्रॉम द अलॉटी अगेंस्ट कंसिडरेशन फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर हम 5(8)(f) पढ़े तो वहां पर भी वही लिखा है, अगेंस्ट कंसिडरेशन फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड द अमाउंट रेज्ड फ्रॉम द अलॉटीज अंडर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स दे आर सबज्यूम्ड विद इन सेक्शन 5(8)(f) इवन विदाउट एडवर्टिंग टू द एक्सप्लेनेशन। अमेंडमेंट एक्ट में एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर दी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा अगर हम एक्सप्लेनेशन के बिना भी पढ़े तो पहले ही वो 5(8)(f) में ही कवर्ड है, ठीक है ना। तो दिस पुट्स बियॉन्ड डाउट द फैक्ट दैट अलॉटीज आर टू बी रिगार्डेड एज एफसीज विद इन 5(8)(f) ऑफ द आईबीसी। इतनी ही जजमेंट है ये। अगला केस था आर्सलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सतीश गुप्ता, ये सेक्शन 29A का केस था। देखिए इसके अलावा भी कई बार ग्रुप में भी लिखा है कुछ लोगों ने कि भाई सेक्शन 29A को भी एक्सप्लेन कीजिए। मैं कहता हूँ सेक्शन 29A बहुत आसान है। सेक्शन 29A में आप सबसे पहले देखिए कि एक तो कंडीशंस दे रखी, ठीक है, कंडीशंस तो है ही है। कंडीशंस के अलावा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट भी अलग अलग नेचर का हो सकता है। पहला एक रेगुलर, आप समझिए, समझने के लिए एक नॉर्मल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, ठीक है। दूसरा एमएसएमई कैटेगरी का। तीसरा कौन हो सकता है, तीसरा कोई फाइनेंशियल सेक्टर एंटिटी हो सकती है विच इज रेगुलेटेड बाय ए फाइनेंशियल सेक्टर, जिसका काम ही पुरानी कंपनियों को लेना हो, ठीक है ना। तो ये 3-4 तरह के रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हो सकते हैं और उसके हिसाब से ही सेक्शन 29A लगता है। जो उसकी पहली 2 कंडीशन है, एक तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट वाली और एक विलफुल डिफॉल्टर वाली एज पर आरबीआई लिस्ट, ये तो सब पर लगती हैं इंक्लूडिंग एमएसएमई, ठीक है। बाकी वाली जो कंडीशंस हैं वो एमएसएमई पर नहीं लगती, ठीक है। फिर कुछ कंडीशंस में उनके लिए अलग प्रोविजन है जो फाइनेंशियल एंटिटीज हैं या एंटिटीज रेगुलेटेड बाय ये फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। वो कौन सी एंटिटीज होती है भाई, आपका मान लो काम ही पुरानी कंपनियां खरीदना बेचना है, ठीक है। जैसे थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में क्या कहते हैं, थर्ड कंडीशन में ये कहते हैं कि भाई आपका जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसका कोई भी एनपीए नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 साल की कंडीशन क्यों रखी गई है, 1 साल की कंडीशन इसलिए रखी गई है, कई बार क्या होता है 2-4 दिन तो टेक्निकल रीजन से भी हो सकता है, लेकिन अगर 1 साल से है तो इसका मतलब ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, ठीक है ना। और उसमें भी वो कहते हैं कि भाई आप पैसे दे करके आप उसको एनपीए से दूर आ जाओ और कर लो, फिर भी अप्लाई कर लो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 1 साल वाली कंडीशन है ये कुछ केसेस में 3 साल है।
ये 3 साल किस केस में, अगर आप पुरानी कंपनियां खरीदने बेचने का ही काम करते हो, ठीक है ना, और अगर आपने कोई कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में कोई कंपनी खरीदी, भाई आप कोई कंपनी खरीदोगे तो उसके एसेट्स भी आपके पास आ जाएंगे, उसके रिसीवेबल्स भी आपके पास आ जाएंगे, उसमें कोई एनपीए भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो एनपीए हैं तो उन एनपीए के लिए 3 साल का प्रोविजन दिया गया। इस तरह से सेक्शन 29A को आप समझ सकते हैं। अब इस वाले केस को देखते हैं, आर्सलरमित्तल को। तो आर्सलरमित्तल में क्या हुआ कि ये जो दोनों ही रेजोल्यूशन एप्लीकेंट थे, एक तो आर्सलरमित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक न्यू मेटल, ये दोनों ही इनएलिजिबल थे, दोनों ही के ही जो है एनपीए अकाउंट चल रहे थे। तो ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ऐसा है, हम एक अपॉर्चुनिटी दे देते हैं दोनों रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को, भाई आप दोनों अपने एनपीए वाले क्लियर कर लो। एनपीए इनके रिलेटेड कॉर्पोरेट डेटर्स के थे एनपीए, ठीक है ना, तो इनको क्लियर कर लो और फिर आप आज बन जाओ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसमें बातें कही गई। एक तो ये कहा गया कि जो रोल ऑफ सीओसी है सीआईआरपी में, ये सुप्रीम है। मतलब 2 तरह के डिसीजन होते हैं सीआईआरपी में। एक होते हैं जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन वाले, अगर कोई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन वाला है, कोई सेक्शन की वायोलेशन है, कुछ है, उस केस को तो देखेगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और जो कमर्शियल डिसीजंस है उसको आप सीओसी पर छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद एक इसमें आ गया स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ एनसीएलटी या एनसीएलटी। तो जुडिशियली रिव्यू कर सकते हैं अपने डिसीजंस को एनसीएलटी या एनसीएलटी, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, कि जो सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का क्या इक्वल ट्रीटमेंट होना जरूरी है या इक्विटेबल ट्रीटमेंट हो सकता है। फिर अगर कोई सीओसी अपनी कोई सब कमेटी बना देती है, भाई सीओसी भी जो है सारे काम खुद नहीं करती, कई बार वो अलग अलग कमेटीज बना देते हैं आगे, तो क्या जो सब कमेटी का डिसीजन है वो सीओसी को रेटिफाई करना पड़ेगा या सीओसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या रहेगा। और एक और बात इसमें आई कि जो पर्सनल गारंटर हैं उनको क्या करें। भाई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, पर्सनल गारंटर कहते हैं अब तो हमें छुटकारा दे दो माई बाप, नहीं अभी भी तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा, ठीक है, उनकी लायबिलिटी फिर भी रहेगी। फिर एक यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ सीडी ड्यूरिंग सीआईआरपी। अब सीआईआरपी में अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, कि सीआईआरपी भी तो ऐसा ना ऑन एक गोइंग कंसर्न बेसिस पे चल सकती है, ठीक है ना, कंपनी चल रही है उधर सीआईआरपी भी चल रही है, तो उस केस में अगर कोई प्रॉफिट हो गया तो वो क्या डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इनके आंसर्स दिए गए हैं। तो पहला तो ये कि जो सीओसी है ये की डिसीजन मेकर है और इसकी जो कमर्शियल विजडम है इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स अंडर रेजोल्यूशन प्लान, इट इज हेल्ड सुप्रीम, ठीक है, टू कंसिडर feasibility and viability of resolution and modification to resolution plan and to negotiate, ठीक है, and to pass or approve the resolution plan by 66% of voting। लेकिन जो भी सीओसी का डिसीजन है इट मस्ट रिफ्लेक्ट दैट सीडी इज बीइंग केप्ट एज ए गोइंग कंसर्न। तो आपको पहले तो गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलाना है, आपने बेचना भी है तो भी आप गोइंग कंसर्न के हिसाब से बेचोगे तो जल्दी बिकेगी, और आपका क्या करना है कि मैक्सिमाइज करना है द वैल्यू ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स एसेट्स एंड यू हैव टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। कुछ क्वेश्चन इसमें उठे कि जो जुडिशियल रिव्यू है एनसीएलटी या एनसीएलटी, उसका स्कोप क्या है, ठीक है। एनसीएलटी जो है, एनसीएलटी हैज लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू ऑन बिजनेस डिसीजन। सीओसी ने जो डिसीजन ले लिया, एनसीएलटी उसमें कुछ पंगे नहीं कर सकती ज़्यादा, ठीक है ना, तो बड़ा लिमिटेड सा स्कोप है। उसमें दिया हुआ है कि क्या करना है, आरपी टू इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 32 ऑफ द कोड। सेक्शन 32 क्या कहता है, 30 सबसेक्शन 2, कि भाई सीआईआरपी कॉस्ट के लिए प्रोविजन किया गया क्या नहीं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के लिए प्रोविजन किया गया क्या नहीं, कंप्लायंस है ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, यही चीज देख सकती है एनसीएलटी, इससे अलावा नहीं देख सकती, ठीक है। एनसीएलटी क्या कहती है, एनसीएलटी की पावर जो है, रिव्यू मस्ट बी डन विद इन द पैरामीटर्स ऑफ सेक्शन 32। एनसीएलटी के पास 32 में रिव्यू कर सकती है, रेड विद सेक्शन 61 सबसेक्शन 3। क्या क्या देखेगी एनसीएलटी, पहला रेजोल्यूशन प्लान में कोई कॉन्ट्रावेंशन तो नहीं हो रहा ऑफ प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, ठीक है। अब प्रोविजन में भी क्या है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन में भी, जैसे आप एक केस देखोगे उसमें सेबी का कोई शो कॉज नोटिस था, तो सेबी का कोई शो कॉज नोटिस हुआ है, वो कॉन्ट्रावेंशन नहीं है प्रोविजन ऑफ एनी लॉ का, ये भी माना गया उसमें। फिर मटेरियल इरेगुलरिटी है इन एक्सरसाइजिंग पावर्स बाय आरपी ड्यूरिंग सीआईआरपी, तो ये चीज देखेगी एनसीएलटी। और फिर जो डेट ओड टू ओसीज हैं, इफ दे आर नॉट प्रोवाइडेड इन रेजोल्यूशन प्लान, तो एनसीएलटी वो भी एंगल देख सकती है।
CIRP cost is not provided and it does not comply with any other criteria specified by the board. तो NCLAT की पावर ये है, ठीक है। क्या क्या नहीं कर सकती, NCLT हो चाहे NCLT हो, they cannot transfer the commercial decision of the majority to COC, ठीक है। एंड नो पावर टू एक्ट एज कोर्ट ऑफ इक्विटी, मतलब इसकी कोर्ट ऑफ इक्विटी वाली पावर नहीं है NCLT या NCLAT, दे कैन नॉट गो टू जुडिशियसनेस ऑफ द डिसीजंस ऑफ द COC, ठीक है। फिर एक बात इसमें आई कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी की भी बात की गई कि सिक्योर्ड और जो अनसिक्योर्ड डिसीजंस हैं उसको क्या आपको इक्वल ट्रीटमेंट देना या इक्विटेबल ट्रीटमेंट देना, क्या करना है, ठीक है। तो इसमें NCLAT का जो डिसीजन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया। NCLAT ने क्या कहा था, NCLAT ने कहा था कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है या जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है इनको इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम इक्वल ट्रीटमेंट दे देंगे इट वुड डिफीट द वेरी पर्पस एंड स्कीम ऑफ द कोड एंड आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट टू इक्विटी। तो एज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अमेंडेड रेगुलेशन 38 है ऑफ CIRP रेगुलेशंस वो ये बताता है कि कैसे इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स हैज बीन डेल्ट विद, और अगर आपके पास डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्रेडिटर्स हैं तो आपको यू कैन ट्रीट देम डिफरेंटली, ठीक है, और इक्विटेबल आप ट्रीटमेंट उनको दे सकते हो बेस्ड ऑन रीजनेबल ग्राउंड, ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि NCLT डज नॉट हैव पावर टू रिजेक्ट द रेजोल्यूशन प्लान ऑन द ग्राउंड ऑफ अनफेयर एंड अनजस्ट टू ए क्लास ऑफ क्रेडिटर्स सो लॉन्ग एज इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स इज टेकन केयर ऑफ, ठीक है। फिर इसमें एक ये भी बात आई कि भाई अगर COC अपनी कोई सब कमेटी बना देती है तो उस केस में क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस सब कमेटी बना सकते हो आप, इट इज अलाउड फॉर मिनिस्ट्रियल या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स या नेगोशिएशन, और जो भी एक्ट्स हैं सब कमेटी के दे शुड बी रेटिफाइड बाय COC। लेकिन जो सब कमेटी है इट कैन नॉट एक्सरसाइज पावर्स अंडर सेक्शन 28 में कुछ पावर देंगे ना 66% मेजोरिटी से ये डिसीजन ले सकते हैं वो, लाइक क्रिएशन ऑफ एन इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फाइनेंस वगैरह, जो मेजर डिसीजन है वो सब कमेटी नहीं ले सकती, वो COC के लिए लेने हैं, ठीक है। फिर लायबिलिटी ऑफ गारंटर की भी बात आई कि भाई रेजोल्यूशन प्लान एक बार अप्रूव हो जाए फिर क्या होगा। NCLAT ने क्या कहा था कि भाई एक बार वंस गारंटीड डेट स्टूड क्लियर्ड परसुएंट टू द अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान डीड ऑफ गारंटी वुड नो लॉन्गर बी इफेक्टिव, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पार्ट को भी इट सेट असाइड द फाइंडिंग ऑफ NCLAT। उसमें क्या कहा, उसने ये कहा कि सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 जो है इट प्रोवाइड्स इफ प्लान इज अप्रूव्ड बाय COC इट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द गारंटर, ठीक है। और जो गारंटी जो है इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इंडिपेंडेंट ऑब्लिगेशन टेकन बाय द गारंटर, ठीक है। Even where debt of CD is satisfied pursuant to a resolution plan, the lender have ability to pursue the guarantee for recovery of the remaining claim from the guarantor, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें था यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ CD ड्यूरिंग CIRP। आप CIRP में एक गोइंग कंसर्न पे कंपनी चल रही है तो उसके प्रॉफिट्स का क्या होगा। तो NCLAT ने कहा था दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फाइनेंशियल ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस ऑफ देयर क्लेम। SC ने कहा सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द फाइंडिंग ऑफ द NCLAT। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग CIRP कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर पेमेंट ऑफ डेट ऑफ एनी क्रेडिटर, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आई ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 सेक्शन 4 ऑफ IBC। तो इसमें ये कहा कि CIRP बी कंप्लीटेड विद इन 330 डेज मैंडेटरीली, वहां पर वर्ड आ गया मैंडेटरीली। तो बात ये उठी कि भाई मैंडेटरीली होगा तो क्या किसी हालत में भी एक्सटेंशन नहीं हो सकती, ठीक है। फेलिंग विच CD टू बी रेफर टू लिक्विडेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई टाइम टेकन इन लीगल प्रोसीडिंग्स शुड नॉट हार्म लिटिगेशन वेयर लिटिगेशन इज नॉट लिटिगेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले। तो मैंडेटरीली को आप ऑर्डिनरीली पढ़ो, लेकिन ये मतलब नहीं है कि भाई आप बिना बात के भी 330 दिन बिना बात के भी नहीं मिलेंगे आपको तो 180 दिन के बाद भी अगर आप 90 डेज भी एक्सटेंशन अप्लाई करोगे तो भी आपको प्रूव करना है फॉर एवरी डे ऑफ डिले। और इसी तरह से 330 आप अवेल करना चाहते हो तो भी आपको बताना पड़ेगा कि लिटिगेशन में कहाँ कितना टाइम आपका वेस्ट हुआ। लेकिन 330 से ज़्यादा भी आपको मिल सकता है अगर आप सफिशिएंट रीजंस प्रूव कर दो। अगला केस आता है COC ऑफ SR स्टील। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का 5th केस लॉ पर?
कोई नहीं है सर। ओके, COC ऑफ SR स्टील इंडिया लिमिटेड, इसमें क्या है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाइड इट्स जजमेंट डेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग केस लॉ बार बार पढ़ भी चुके हैं और बहुत सारे तो हमारे इस ग्रुप में जो है वो पुराने बंदे हैं, उन्होंने पहले भी लेक्चर सुने हुए हैं केस लॉ पर, मेरे भी सुने होंगे और लोगों के भी सुने होंगे, और अभी भी मैंने एक और वीडियो रिकॉर्डिंग भी डाली थी, वो भी कुछ लोगों ने जरूर देखी होगी। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये कहा, इट इज क्लियर द वे फॉर ArcelorMittal's टेक ओवर ऑफ SR स्टील इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ArcelorMittal ने टेक ओवर किया SR स्टील इंडिया लिमिटेड को, और कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी प्रोवाइड की। क्या कहा, एक तो ये कहा कि जो रोल ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है ये एडमिनिस्ट्रेटिव है। ठीक है, इसका भी एडजुडिकेटरी रोल नहीं है भाई, आरपी का रोल एडमिनिस्ट्रेटिव है, एंड जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उनका एडजुडिकेटरी है, और जो COC है उसका रोल कमर्शियल एस्पेक्ट्स को देखना है। ठीक है, तीनों के अलग अलग अपने रोल है, और एंड द डिसीजन टेकन बाय द मेजॉरिटी इट विल प्रिवेल इन एनी केस। ठीक है, NCLT या NCLT दे कैनॉट टेक अवे दिस पावर ऑफ द COC। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, the earlier decision of the NCLT in this case, which substituted its wisdom for the commercial wisdom of the COC and directed the admission of a number of claims which were made by the resolution applicant, was set aside by the Honorable Supreme Court। उन्होंने NCLT ने कहा, उन्होंने अपने ही कुछ ज्ञान दिया NCLT ने, ठीक है, जो COC ने कहा था उसको दरकिनार रखते हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो COC ने कहा वो ठीक है, यू कैनॉट सब्स्टिट्यूट योर ओन विजडम फॉर कमर्शियल विजडम ऑफ COC। और ये पहले वाले केस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है NCLT या NCLT, इनके पास लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू की पावर है, एंड दे शैल नॉट ट्रेसपास अपॉन ए बिजनेस डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द COC। दे कैन लुक इनटू whether the COC has taken into account the fact that the corporate debtor needs to keep going to as a going concern during CIR। ठीक है, इसको देखना है गोइंग कंसर्न हो रही है कि नहीं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा, और जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट टेकअप है कि नहीं। बट इट कैन नॉट एडजुडिकेट ऑन मेरिट्स कि भाई COC ने ये डिसीजन क्यों लिया, वो डिसीजन क्यों लिया, इस तरह से। ठीक है, और ये भी कहा कि दे कैन ओनली रिव्यू द फेयरनेस एंड इक्विटेबिलिटी ऑफ ए रेजोल्यूशन प्लान। Honorable Supreme Court has clarified that the amended Regulation 38 does not put all the creditors at an equal footing। उन्होंने कहा फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट की बात लिखी है रेगुलेशन 38 में। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, कि फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर मींस दैट ए रेजोल्यूशन प्लान शुड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, बट इट डज नॉट मीन प्रोपोर्शनेट पेमेंट ऑफ डेट्स। ठीक है, इक्विटेबल का मतलब इक्वल नहीं है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल्स इक्वली वुड वायोलेट द ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ IBC। ठीक है, क्योंकि सारे क्रेडिटर्स हैं ही नहीं जब इक्वल फुटिंग पे, तो इक्वल ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हो, और इक्विटेबल अलग चीज है, इक्वल अलग चीज है। सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स दे वर डिफरेंशिएटेड इन रेजोल्यूशन। भाई यहाँ पर क्या हुआ था, जो रेजोल्यूशन प्लान था उसमें सिक्योर्ड को अलग ट्रीटमेंट दिया गया था, अनसिक्योर्ड को अलग ट्रीटमेंट दिया गया था। ठीक है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सिक्योर्ड हैं अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स दे वर डिफरेंशिएटेड इन रेजोल्यूशन प्लान एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आर व्यूड सेपरेटली। उसके बाद में एक और इसमें फाइंडिंग थी, जो द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैज द पावर टू अप्रूव रेजोल्यूशन प्लान अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 4। ठीक है, और ये पावर आप किसी सब कमेटी को डेलीगेट नहीं कर सकते। ठीक है, सब कमेटी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए हो सकती है, बट देयर वर्क नीड टू बी रेटिफाइड। एक इसमें और बात कही गई, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो गेव द लेजिस्लेचर सम फ्रीडम इन द स्फीयर ऑफ इकोनॉमिक लेजिस्लेशन। उन्होंने कहा कि वे जो इकोनॉमिक लेजिस्लेशंस हैं उसमें सम डिग्री ऑफ फ्रीडम शुड बी गिवन। ठीक है, द रूल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी was applied, and it was laid down that the legislature had not directly set aside the judgment of NCLT by the Amendment Act, ठीक है, and as the Amendment Act could not be struck down।
अगला केस देखते हैं। इसको इस केस पे कोई क्वेश्चन है क्या? शिवम वाटर ट्रीटर। शिवम वाटर ट्रीटर क्या कहता है इसमें ना, लिमिटेशंस ऑफ हाई कोर्ट का भी एक इशू था कि भाई हाई कोर्ट के पास क्या पावर है। तो हाई कोर्ट कैन एड्रेस द रिलीफ टू एनी एक्शन बाय द रिस्पोंडेंट्स और एनी ऑर्डर पास्ड बाय द एनसीएलटी और एनसीएलएटी। ठीक है, तो अगर एनसीएलटी ने या एनसीएलएटी ने कोई जजमेंट दी है तो उसमें जो भी रिलीफ ग्रांटेड है, अगर वो रिलीफ नहीं मिलता तो उस पर एक्शन ले सकता है हाई कोर्ट, ये उसकी पावर है। लेकिन हाई कोर्ट इस डिबेट में नहीं पढ़ सकता कि भाई आईबीसी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। बीके एजुकेशनल सर्विसेज, ये सेक्शन 238A के ऊपर केस था बेसिकली। तो इसमें ये कहा गया कि भाई जो लिमिटेशन एक्ट है, वेदर इट इज एप्लीकेबल टू एप्लीकेशंस अंडर सेक्शन 7 and 9, ठीक है, अगर लगता है तो कब से लगता है, ठीक है। हेल्ड लिमिटेशन एक्ट शैल अप्लाई सिंस द इंसेप्शन ऑफ द कोड, दैट इज 1/12/2016। तो सेक्शन 238A में क्या कहा गया? द प्रोविजंस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट शैल एज फार एज मे बी अप्लाई टू प्रोसीडिंग्स और अपील्स बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एनसीएलएटी, डीआरटी और डीआरएटी। फैक्ट्स क्या थे इसमें? फैक्ट्स ये थे कि एन अपील वाज फाइल्ड अगेंस्ट द एनसीएलएटी ऑर्डर वेयर इट वाज हेल्ड दैट द प्रोविजंस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट वाज डीलिंग विद सेक्शन 238A व्हिच वाज इंसर्टेड into the code by an amendment, और उसमें ये कहा गया कि भाई these will apply to proceedings before NCLT, NCLAT, DRT और DRAT। ठीक है, इशू क्या था सुप्रीम कोर्ट के सामने? क्या लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल है जो सेक्शन 7 या सेक्शन 9 की एप्लीकेशन है? ठीक है, क्योंकि ये आ गया था 1 दिसंबर से आईबीसी, ये अमेंडमेंट हुई थी हमारी जून 6, 2018 को। तो डिसीजन ये हुआ, कोर्ट ने कहा कि लिमिटेशन एक्ट जो है ये शुरू से ही अप्लाई होगा, ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिवली। लेकिन कंडोनेशन ऑफ डिले अगर कोई है तो उसको आप देख सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई इसमें कोई ये नहीं कोई टाइम बार्ड एप्लीकेशंस को हम एंटरटेन कर रहे हैं। अगर मान लो 1990 में कोई डिफॉल्ट हो गया था, उसके लिए आप कोर्ट 2017 में नहीं ला सकते। तो कोर्ट cannot be triggered in the year 2017 for a debt which was time barred say in 1990, as that would lead to absurd and extreme consequence of the court being triggered by a stale or dead claim। ठीक है, फिर इस केस में ये भी कहा गया कि जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन इट बार्स द रेमेडी बट नॉट द राइट। भाई लिमिटेशन एक तो ठीक है 3 साल है, उसके बाद में लेकिन आपकी रेमेडी ही बार हुई है, राइट तो बार नहीं हुआ। जैसे वो कटीजी वाला केस मैंने पहले भी दिया था, सुप्रीम कोर्ट का केस है, बहुत ही ब्यूटीफुल जजमेंट है ऑन लिमिटेशन एक्ट। तो उसमें केस में कई 4-5 चीजें डिस्कस की हैं। मेन बात यह है कि भाई अगर कोई चीज डिले हो गई है तो उसका फायदा किसको हो रहा है ना। लिटिगेंट को कोई अगर फायदा नहीं हो रहा तो उसका क्लेम एंटरटेन हो जाना चाहिए। लिमिटेशन बीइंग प्रोसीजरल इन नेचर वुड ऑर्डिनरी बी अप्लाइड। इसमें जब ये 6 जून 2018 जब 1 दिसंबर की बात आई ना, भाई कब से लगेगा, अमेंडमेंट एक्ट से लगेगा या शुरू से लगेगा, तो 1 दिसंबर से लगेगा। लेकिन 1 दिसंबर 2016 से लगेगा, इसका ये मतलब नहीं कि 1 दिसंबर 2016 से आप 3 साल काउंट करोगे, नहीं, ये नहीं मतलब है। ठीक है, वो तो जब आपका डिफॉल्ट अकर हो रहा है वहीं से 3 साल काउंट करोगे, क्योंकि एक्सेप्ट दैट द न्यू लॉ इफ लिमिटेशन कैनॉट रिवाइव ए डेड रेमेडी। ठीक है, जो पहले ही टाइम बाउंड हो चुका वो नहीं इसमें आएगा, क्योंकि डेट ड्यू अगर आप देखोगे तो ड्यू का क्या मतलब है, ड्यू एंड पेएबल। ठीक है, दैट इज डेट्स दैट आर नॉट टाइम बाउंड। तो बेसिकली सेक्शन 433 भी इसमें डिस्कस किया गया। अवधीत जी पूछिए। सर एक क्वेरी थी इसमें, जैसे किसी ने सीआईआरपी इनिशिएट की एक कंपनी के अगेंस्ट, उसकी डेट नॉर्मल है, टाइम बार्ड नहीं है, और उसी कंपनी में एक टाइम बार्ड डेट भी है,
तो जब सीओसी फॉर्म हो गया, उस जो टाइम बार डेट है उसका क्लेम एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? उसका क्लेम फाइल करने के लिए तो एक्सेप्ट नहीं करते, बट सीओसी बनने में उसका पार्ट आएगा या नहीं आएगा? भाई देखो, ये भी देखा जाएगा बैलेंस शीट में है उसकी क्लेम नहीं है उस कंपनी की। अज्यूमिंग बैलेंस शीट में तो होगा, क्योंकि अक्रूवल बेस पे अज्यूम करते हैं अपन है बैलेंस शीट में है, तो फिर तो ज्यादा चांसेस हैं कि एडमिट हो जाएगा। नहीं एडमिट करेगा आरपी तो आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाओ कि लो जी उसकी बैलेंस शीट में भी शो कर रहा है वो, इसका मतलब वो खुद एडमिट कर रहा है। सेम वुड अप्लाई टू ऑपरेशनल क्रेडिटर एज वेल। हाँ, अगर एप्लीकेशन में अगर वहां नहीं है बैलेंस शीट में, फिर थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। ओके सर। दीपक सिंघल जी पूछिए, क्या पूछ रहे थे? सर ये उदित जी के क्वेश्चन पे ही मैं मेरा ओपिनियन शेयर करना चाहता था। हाँ अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि रेमेडी हाँ सिर्फ बार हुई है, आपका राइट बार नहीं हुआ, बार नहीं हुआ, फिर तो अगर वो उसका मतलब कंडोनेशन ऑफ डिले लेके आओ, आप कंडोनेशन लेके आओ। मतलब मैं कोर्ट में सिर्फ केस फाइल नहीं कर सकता उसके अगेंस्ट लिमिटेशन एक्ट की वजह से, बट मेरा क्लेम तो हमेशा खड़ा ही है। हाँ क्लेम तो है ही। हाँ और अगर कंपनी की बैलेंस शीट में भी है तो कंपनी भी एडमिट कर रही है पैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। क्लेम तो 100% फाइल कर सकता हूँ। हाँ क्लेम तो फाइल कर ही सकते हो। हाँ बिल्कुल फाइल। कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं है हाँ तो इसका मतलब है कंपनी ने ये राइट ऑफ करा होगा, अपने वहाँ पे डिस्काउंट बुक करा होगा, जो भी करा होगा पिछले सालों में, तभी जीरो हुआ ना। अगर या उसने मेरा बिल एंटरटेन ही नहीं करा, मैंने उसको सामान दिया, उसने वो बिल बुक ही नहीं करा अपने यहाँ। हाँ हाँ, अगर इसने बिल बुक नहीं करा लेट से, नहीं तो वो तो फिर कह भी सकता है कोई डिस्प्यूट है, क्या था वो, कई चीजें फिर उसमें उभर के आएंगी। हाँ, तो फिर वो फैक्ट का केस टू केस। हाँ वो मैटर ऑफ डिस्प्यूट हो गया। तो रादर अगर बैलेंस शीट में आ रहा है तब तो मुझे लगता है क्लैरिटी है, क्लेम हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ प्रॉब्लम, अब मेरा क्वेश्चन इसी से बिल्कुल वैसे वर्षा था, अगर बैलेंस शीट में नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होगी? क्योंकि तो डिस्प्यूटेड क्लेम हो गया। हाँ डिस्प्यूटेड में तो वैसे ही नहीं आएगा इसमें, तो वैसे ही नहीं आएगा। हाँ राइट सर। इसी में एक चीज और कि लिक्विडेशन में लिक्विडेटर को राइट होता है क्लेम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का, तो वहां पे लिक्विडेटर इसको टाइम बार्ड करके रिजेक्ट कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। वो तो कहते हैं कि लिक्विडेटर का रोल एडजुडिकेटर का है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या लिक्विडेटर भी। जैसे आरपी जो है, आरपी को बताया ना एडमिनिस्ट्रेटर, उसको बताया एडजुडिकेटर। सर टाइम बार के बेसिस पे वो रिजेक्ट कैसे कर सकता है? क्लेम तो अगर कंपनी के अंदर लायबिलिटी खड़ी है और मेरा क्लेम है तो पैसे तो उसने देने हैं, रिजेक्ट कैसे कर देगा वो? द ओनली थिंग इज लिमिटेशन एक्ट कहता है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते 3 साल बाद, बट मैंने तो लिक्विडेटर को क्लेम देना हूं ना अपना, और कंपनी की सर उसमें यही हो गया ना, अगर एक्चुअली लिक्विडेटर ने रिजेक्ट कर दिया तो मेरे पास तो पावर भी नहीं रही कोर्ट में जाने की, बिकॉज मैं टाइम बार्ड हूं सपोजिटली। फॉर एग्जांपल लिक्विडेटर ने कर दिया वेल एंड गुड। नहीं, लिक्विडेटर ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास तो जा सकते हो, एनसीएलटी के पास जा सकते हो। एनसीएलटी के पास तो अपील फाइल कर सकते हो ना। क्योंकि मेरा तो ओपिनियन, लिक्विडेटर हमारा क्लेम अगर रिजेक्ट कर ही नहीं सकता अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी खड़ी है, क्योंकि कंपनी भी एक्सेप्ट कर रही है, पैसे देने हैं। वो मैटर अलग है कि कंपनी पैसे दे नहीं रही और 3 साल निकल गए, इसलिए मैं कोर्ट में नहीं जा सकता उसके अगेंस्ट। बट कंसीडरिंग द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, लेकिन अगर मान लो वो, तो ये तो देखो ऐसे है बहुत सारी चीजें, तो क्या होता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के स्कोप में भी है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी तो लॉ में भी नहीं होती ना, तो इसीलिए तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बनाई गई है कि भाई अगर लिक्विडेटर, हम सपोजिशन पे चल रहे हैं, अगर लिक्विडेटर रिजेक्ट कर दे तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाओगे। ये तो केस टू केस बेसिस पे होगा, क्या होगा। सर इसमें मैं थोड़ा सा अपनी ओपिनियन देना चाह रहा था। हाँ विजय शर्मा जी बोलिए। सर उनका राइट तो है, अगर आपकी बैलेंस शीट में है दैट मीन दे आर हैविंग द राइट टू क्लेम द डेट। द क्वेश्चन इज दैट नहीं, कई बार पता क्या होता है, कई केस में उल्टा भी होता है। कई केस में क्या है, जो देने वाला वो दिखा रहा मैंने देने हैं, जो लेने वाला है उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, सिर्फ बुक एंट्री होती है। वो भी चीज होती है। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो लेने वाले हैं वो उसकी बैलेंस शीट दे देते हैं देने वाले की, लो जी पर उसके बेस पे क्लेम एक्सेप्ट नहीं होता, आरपी भी एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है भाई तुमने 200 करोड़ रुपए दे रखे हैं, तुम्हारे पास भी तो कोई प्रूफ होगा कि तुम उसकी बैलेंस शीट दिखा रहे हो कि वो बैलेंस शीट में दिखा रहा है जी मैंने देने हैं, जो जिसने दिए उसके पास कुछ प्रूफ ही नहीं है। वो सारी चीजें ठीक है सर। इसमें इशू तो केवल ये है ना कि अगर टाइम बार्ड हो गया देन वी हैव लॉस्ट द क्लेम टू परस्यू इट। हाँ उसके बाद में फिर आप कंडोनेशन ऑफ डिले लेके आओ सेक्शन 5 में जो है लिमिटेशन एक्ट में, उसके बाद हो जाएगा। अगला केस देखते हैं, चित्रा शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सेक्शन 7 का केस था
इसमें ये था कि जो वेदर इंक्लूजन ऑफ होम बायर्स इन द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, इसमें क्या इट हैज द कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरिंग। तो उन्होंने कहा कि यस दे विल कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ सीओसी, और जो प्रोमोटर्स हैं दे आर इनएलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सीआईआरपी। अगला केस हमारे सामने आता है अनुज जैन आईआरपी फॉर जेपी इंफ्राटेक। इस केस में क्या हुआ कि दो कंपनियां थी, एक तो थी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड। तो जेपी इंफ्राटेक के पास था लैंड बैंक, ठीक है, तो दे हैड मॉर्टगेज्ड सम लैंड ओन्ड बाय इट इन फेवर ऑफ द लेंडर्स ऑफ इट्स। वो एक थी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड। तो जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के जो लेंडर थे उनके फेवर में जो लैंड बैंक था जेपी इंफ्राटेक के पास था, तो जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड ने अपनी लैंड मॉर्टगेज कर दी इन फेवर ऑफ लेंडर्स ऑफ जेपी एसोसिएट्स, ठीक है। अब कंपनी सीआईआरपी में कौन सी जा रही है? जेपी इंफ्राटेक। तो आईआरपी फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर रिवर्सल। जब ये जेपी इंफ्राटेक जब गई तो उसने कहा भाई ये प्रॉपर्टी तो मॉर्टगेज है, जो होल्डिंग कंपनी के लेंडर्स के, उन्होंने कहा भाई मेरी प्रॉपर्टी वापस दो। आईआरपी तो अपना लेता है सारी प्रॉपर्टी का पोजीशन। तो आईआरपी फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर रिवर्सल ऑफ द मॉर्टगेजेस, क्लेमिंग कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन है ये तो होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में ट्रांजैक्शन है, तो प्रेफरेंस ट्रांजैक्शन है, ठीक है, तो ये तो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस में आती हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अलाउड द एप्लीकेशन डायरेक्टिंग द लेंडर्स ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड टू ट्रांसफर द लैंड बैक टू जेआईआर। उन्होंने कहा भाई ठीक है ये तो बात सही है, ये होल्डिंग कंपनी के लेंडर्स जो है इनके फेवर में मॉर्टगेज है, अब इसकी सीआईआरपी शुरू होगी जेपी इंफ्राटेक की, तो इसको तो वापस जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो ऑर्डर था एनसीएलटी का, इट वाज सेट असाइड बाय एनसीएलटी, ठीक है। जो आरपी था जेपी इंफ्राटेक का, इसने सुप्रीम कोर्ट के पास अपील फाइल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील अलाउ कर दी, कहा कि भाई ये मॉर्टगेज ट्रांजैक्शन है, इट इज ए प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अंडर सेक्शन 44 एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में पास ऑर्डर्स टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ एन ऑफेंडिंग प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, और इट में ऑल्सो रिलीज और डिस्चार्ज एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो मॉर्टगेज एग्जिस्ट करती है, मॉर्टगेज को खत्म कर दिया, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये आ गई लुक बैक पीरियड की, क्योंकि क्या हुआ जैसे 1 दिसंबर 2016 से आईबी से लगा, तो क्वेश्चन ये आया कि भाई 1 दिसंबर से लगा है, आप कहते हो जी रिलेटेड पार्टी के केस में 2 साल पीछे जा सकते हो, इसका मतलब आप तो 1 दिसंबर 2014 में पहुंच जाओगे, आप तो आईबीसी आने से भी पहले पहुंच जाओगे। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, ये अगर ये दोनों कंडीशंस जो स्पेसिफाइड हैं सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 43 में, तो ट्रांजैक्शन वुड बी डीम्ड टू बी ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है। 43 में कुछ कंडीशंस दे रखी है कि भाई ये कंडीशन होनी चाहिए प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। However, merely giving up the preference and putting the beneficiary in a better position is not enough, ठीक है। तो एक तो ये है कि भाई बेनिफिशियरी जो है बेटर पोजीशन में आया, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन कब मानी जाएगी? एक तो ये है कि जो इट हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द बेनिफिशियरी इन ए बेटर पोजीशन, और दूसरा क्या है कि अगर ऑफेंडिंग के लिए क्या एक और एसेंशियल प्राइम रिक्वायरमेंट है कि द इवेंट ऑफ गिविंग प्रेफरेंस इट शुड हैव हैपेंड विद इन एंड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। वो स्पेसिफाइड टाइम सबको मालूम है भाई 2 साल है रिलेटेड पार्टी, और अनरिलेटेड पार्टी के केस में 1 साल है, ठीक है। अब ये जो आर्गुमेंट है कि भाई ये तो 1 साल पीछे चले जाएंगे या 2 साल पीछे चले जाएंगे, इसका तो मतलब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आफ्टर द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द प्रोविजंस, इफ ए लुक बैक पीरियड इज प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ एनी पर्टिकुलर इंक्वायरी, it cannot be said that the operation of the provision itself would remain in hibernation। मतलब ये नहीं कि भाई 2 साल बाद ही हम इस प्रोविजन को अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो भी 1 दिसंबर 2016 से ही अप्लाई हो गया। ये नहीं भाई आप 2 साल की वेट करो उसके बाद में हम इसको अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इशू ये आ गया कि भाई वेदर ट्रांजेक्शंस आर लायबल टू बी अवॉइडेड बीइंग प्रेफरेंशियल अंडरवैल्यूड, ठीक है। और एक इसमें ये भी कहा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड वाले जो लेंडर थे जिनके फेवर में मॉर्टगेज थी, उन्होंने कहा भाई हमें फाइनेंशियल क्रेडिटर बना लो, जेपी इंफ्राटेक का नहीं, उन्होंने कहा तुम्हें फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं बना सकते हम, ठीक है भाई, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है, तुम्हारा तो सिर्फ मॉर्टगेज में इंटरेस्ट है, कम है ना। तो वेदर लेंडर्स ऑफ जेएल could be recognized as financial creditor of JP Infratech as loan given to Jayaprakash Associates Limited
was secured by mortgage of property? नहीं, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, आपको हम उसके फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं बना सकते जेपी इंफ्राटेक के। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कि सीडी जो है इट डज नॉट ओ डेट्स टू लेंडर्स ऑफ, भाई जेपी इंफ्राटेक ने जो जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड है लेंडर्स, उनको थोड़ी कुछ पैसे देने हैं, उनको तो कोई डेट नहीं है, ठीक है ना। एंड क्लास ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर शेल बी आइदर प्रिंसिपल डेटर्स और असाइनी ऑफ प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। तो जो थर्ड पार्टी सिक्योरिटी प्रोवाइडर है दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ इट्स सिक्योरिटी एंड नॉट दे आर नॉट कंसर्न विद द रिवाइवल ऑफ द सीडी, ठीक है ना। और अगर हम इनको भी फाइनेंशियल क्रेडिटर बना देंगे जेपी इंफ्राटेक के, तो इट विल डिफीट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ आईबीसी। अगला केस था इस पे स्विस रिबन्स का। स्विस रिबन्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए। एक तो क्वेश्चन उठाया गया कि भाई ये जो एनसीएलटी या एनसीएलटी के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होती है, ये अपॉइंटमेंट ठीक नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई दिस अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ एनसीएलटी एंड एनसीएलटी इज बीइंग डन थ्रू सिलेक्शन कमेटी, तो इसमें कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन इसमें ये उठा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है इट शुड कम फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लेकिन ये एमसीए से आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। तीसरा पॉइंट ये था कि भाई आपने हाई कोर्ट की पावर खत्म कर दी और एनसीएलटी जो है हर स्टेट में है नहीं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा भाई सर्किट ब्रांचेस शुड बी एस्टैब्लिश्ड सून, ये है ना। फिर चौथा इसमें पॉइंट आया कि जो क्रेडिटर्स हैं इसमें कोई रियल डिफरेंस नहीं है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनके लिए कंडीशंस अलग हैं, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं उनके लिए कंडीशंस अलग हैं, और दिस इज बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया विच इज अलाउड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगला इसमें रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की बात आई है सेक्शन 29। तो इन्होंने ये कहा कि भाई दिस इज वैलिड, और जो इनएलिजिबिलिटी है अंडर सेक्शन 29 है इट में बी ड्यू टू सम अदर रीजंस आल्सो, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह की भी बात इसमें हो सकती है। तो क्या क्या इसमें कुछ और फाइंडिंग्स थी। एक तो ये था कि जो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोमोटर्स मैनेजमेंट एंड द कॉर्पोरेट डेटर हैज बीन जुडिशियली, उन्होंने कहा कि भाई प्रोमोटर अलग है और कॉर्पोरेट डेटर कंपनी अलग है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोमोटर और द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी इन डिफॉल्ट कैन नाउ बी डन रिलेटिवली क्विकली टू प्रोटेक्ट द कंपनी एंड इट्स सक्सेस। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हम चला रहे हैं these are not adversarial to the corporate debtor, कंपनी के अगेंस्ट नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया कि आईबीसी इज अ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन एंड इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एंड देयरफॉर द एडमिशन ऑफ ए कंपनी इनटू सीआईआरपी इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द ट्रेडिशनल लेंस ऑफ एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स, ठीक। अगला केस है जी सागर शर्मा एंड नदर वर्सेस फिनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड। मैं तो ऐसा सजेस्ट करता हूँ और 2-4 मिनट में इसको पूरा कवर कर लेते हैं, और फिर परसों वाले में इसके ऊपर भी दोबारा से आप एक इन केस लॉ को पढ़ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप में लिख लीजिएगा या उस दिन भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार में कई बार पूरी क्लैरिटी नहीं आती, तो आप इसको दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं कोई भी केस लॉ को। सागर शर्मा एंड नदर वर्सेस फिनिक्स, इस केस में क्या हुआ, इस केस में भी लिमिटेशन एक्ट के ऊपर ही था ये। इसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन्ड द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग सेक्शन 7 एप्लीकेशन। तो उन्होंने कहा कि ये 137 आर्टिकल के हिसाब से चलेगा 3 साल के हिसाब से। और ये भी बात थी कि भाई जो डिफॉल्ट है ये वन टाइम अकरेंस है। अगर मान लो डिफॉल्ट 2014 में हो गया, ठीक है, तो 2017 तक चलेगा, ये नहीं कि आप 16 से 3 साल गिनने लग जाओ। द राइट टू अप्लाई अंडर द आईबीसी accrues on the date when the default occurs. तो if the default had occurred over 3 years prior to the date of filing of the application would be time barred, ठीक है। अगर आपने 3 साल जब डिफॉल्ट हुआ तब से आप 3 साल गिन लो, अगर 3 साल में एप्लीकेशन फाइल नहीं की तो टाइम बार्ड हो गई, ठीक है। अगर कंडोनेशन ले आओ तो बात अलग है, ठीक है। और आर्टिकल 62 इस पर अप्लाई नहीं होगा जो मॉर्गेज वाला है, ठीक है। और जो डेट ऑफ
कमिंग इनटू फोर्स ऑफ आईबीसी दिस इज इरेलेवेंट, मतलब ये नहीं कि आप एक बार से 3 साल गिनने लग जाना। इस केस में क्या हुआ था, डिफॉल्ट हुआ था 8/7/2011 को, तो 8/7/2011 वाली एप्लीकेशन आईबीसी में तो आ नहीं सकती, 3 साल तो पहले ही हो गए 14 में, ठीक है। Therefore, no case for extending the period of limitation is available to be examined. अब उसमें यह भी कहा कि भाई जो डिफॉल्टर है उसने एक्नॉलेज किया है डेट को, ठीक है। भाई अगर हम सेक्शन 18 पढ़ें, सेक्शन 18 क्या कहता है कि भाई अगर एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी है, ठीक है, तो उस केस में फ्रेश लिमिटेशन स्टार्ट्स। उसमें कहा ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इसने एप्लीकेशन में ये वाला ग्राउंड लिया ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, लुकिंग एट दी एवरमेंट मेड इन द एप्लीकेशन, उसने तो डिफॉल्ट की बात करता है कि जी डिफॉल्ट 2011 में हुआ, ठीक है। एवरमेंट कुछ एक्नॉलेजमेंट के बारे में कोई एवरमेंट ही नहीं है एप्लीकेशन में, तो जो एप्लीकेशन में नहीं मांगा रिलीफ हम कैसे दे सकते हैं। तो कोर्ट एनल्ड द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स holding because the application of FC is barred by limitation, no proceeding undertaken after the order of the admission could be of any effect. यही चीज है। अगला केस देखते हैं, ये कि शशिधर वर्सेस इंडियन ओवरसीज बैंक। इसमें क्या हुआ कि अप्रूवल हुआ था, मुझे ये आपको मालूम ही होगा, CIRP जब शुरू में आया था IBC तो वहाँ पर 75% मेजोरिटी से डिसीजन होता था COC में कि भाई कंपनी को लिक्विडेट करना है या क्या करना है। ये डिसीजन जो है ये 75 से कम पे था, ठीक है। 75% ने अप्रूव नहीं किया रेजोल्यूशन प्लान, तो उस केस में क्या हुआ भाई, लिक्विडेशन स्टार्ट हो गया। वो इसी दौरान में क्या हुआ कि 66% वाली क्लॉज आ गई, तो COC वो पहुंचे वहां पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास कि जी अब तो ये 66% हो गया, तो हमें तो जो है रेजोल्यूशन प्लान हमारा अप्रूव कर दो। उन्होंने कहा नहीं, जो ये जो है इसका रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होगा, इसका प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा 75 से जो 66 हुआ। इस केस में क्वेश्चन ये क्या था कि जो रेजोल्यूशन प्लान विच कुड नॉट बी अप्रूव्ड बाय 75% एंड नो अल्टरनेटिव रेजोल्यूशन प्लान वाज प्रेजेंटेड within the statutory period of 270 days, liquidation was the only alternative, तो it was held yes, ठीक है। उन्होंने कहा COC is the authority to analyze and evaluate the commercial decisions and it needs no interference by the adjudicating authority, ठीक है। इशू क्या था, jurisdiction of NCLT in approval of resolution plan। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NCLT की जुरिस्डिक्शन है कि भाई वो ये देख ले कि 30 सबसेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई कि नहीं हुई, ठीक है। प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट, मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेट एज गोइंग कंसर्न, इंप्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन एंड कंप्लायंस विद अवेलेबल लॉज, ठीक है। और ये जो जून में अमेंडमेंट आई, जून 2018 में, जिसमें कहा गया कि टू कंसिडर द फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ ए रेजोल्यूशन प्लान बिफोर अप्रूवल, इट इज ए मियर रीस्टेटमेंट ऑफ द फैक्टर्स दैट द COC इज एक्सपेक्टेड टू टेक इनटू कंसिडरेशन इन एनी इवेंट व्हाइल कंसिडरिंग ए रेजोल्यूशन प्लान। और ये जहां तक बात है जिसकी वजह से ये केस चल रहा है कि भाई 75 से 66 हो गई है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो है ये प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है। आपने COC ने पहले से अगर 75% अप्रूवल से कोई डिसीजन पास नहीं किया तो वो इसमें नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी अंडन। अगला केस आता है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स। भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट हैड बाय एन अर्लियर ऑर्डर कैलकुलेटेड दैट certain sum was due from various telecommunication service providers including some under insolvency। अब क्वेश्चन ये था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ड्यूज हैं अंडर लाइसेंस दे कैन बी सेट टू बी ऑपरेशनल ड्यूज, ठीक है। और इसमें ये भी क्वेश्चन था कि वेदर ए डेफर्ड या डिफॉल्ट पेमेंट इंस्टॉलमेंट ऑफ ए स्पेक्ट्रम एक्विजिशन कॉस्ट इट कैन बी डीम्ड एज ऑपरेशनल ड्यूज इन एडिशन टू AGR ड्यूज as per the revised revenue sharing regime and the provisions of the Indian Telegraph Act, can the dues be said to be operational dues, ठीक है।
और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन्होंने ये भी क्वेश्चन उठा कि भाई ये तो नेचुरल रिसोर्स है, तो वेदर नेचुरल रिसोर्सेज वुड बी अवेलेबल टू यूज विदाउट पेइंग द रिक्विजिट ड्यूज, वेदर डूइंग सो कैन बी वाइप्ड ऑफ बाय रिसोर्टिंग टू द प्रोसीडिंग्स अंडर आईबीसी। तो कोर्ट ने कहा कि पहले एनसीएलटी को एग्जामिन करने दो, तो एनसीएलटी को रिमांड कर दिया। कैसे? लेट द एनसीएलटी कंसीडर दिस एस्पेक्ट्स एंड पास ए रीजनड ऑर्डर आफ्टर हियरिंग ऑल द पार्टीज। के किशन वर्सेस विजय निर्माण, इस केस में क्या हुआ कि आर्बिट्रेशन अवार्ड इट हैड बीन पास्ड अगेंस्ट द ऑपरेशनल डेटर व्हिच वाज नॉट फाइनली एडजुडिकेटेड अपॉन। ठीक है, तो आर्बिट्रेशन अवार्ड हो गया था लेकिन वो फाइनल एडजुडिकेशन उसका नहीं हुआ था। तो उस केस में क्या सेक्शन 9 की एप्लीकेशन पास हो सकती है, सेक्शन 9 की एप्लीकेशन एडमिट हो सकती है? तो उन्होंने कहा नहीं एडमिट हो सकती, क्योंकि अभी आर्बिट्रेशन अवार्ड को फाइनल एडजुडिकेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब अभी भी डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है। बैकग्राउंड क्या थी इस केस की? एक ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। एक तो विजय निर्माण कंपनी थी, एक थी शीराबाद कंस्ट्रक्शन और एक थी एसडीएम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें आर्बिट्रेशन इन्वोक हुआ क्योंकि पार्टीज के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, 2 क्लेम अवार्ड हुए इन फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट और 3 काउंटर क्लेम जो फाइल हुए थे बिफोर द ट्रिब्यूनल दे वर रिजेक्टेड। ठीक है, तो इस आर्बिट्रेटर के डिसीजन के अगेंस्ट में एपेलेंट फाइल ने सेक्शन 34 पिटीशन चैलेंजिंग द अवार्ड। तो अवार्ड को जो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन पे उस टाइम आए थे मिस्टर मुखीजा, उन्होंने बताया था कि सेक्शन 34 में आप अपील फाइल कर सकते हो। तो इन्होंने चैलेंज किया पिटीशन को, चैलेंजिंग द अवार्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन ऑफ काउंटर क्लेम फाइल्ड। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली एक सेक्शन 9 की एप्लीकेशन फाइल कर दी गई बाय द रिस्पोंडेंट। ठीक है, तो ए नोटिस वाज सेंट बाय द रिस्पोंडेंट टू शीराबाद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड टू पे द अमाउंट ऑफ अवार्ड डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द। उन्होंने कहा भाई हमारे फेवर में तो अवार्ड डिसाइड हो गया, आपका काउंटर क्लेम रिजेक्ट हुआ है ना, तो आप हमें पैसे दो। इन्होंने नोटिस दिया इसको। तो दिस नोटिस वाज स्टेटेड टू बी नोटिस अंडर सेक्शन 8। ठीक है, और विद इन 10 डेज जो शीराबाद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड थी, इन्होंने इट डिस्प्यूटेड द नोटिस। इन्होंने कहा कि मैटर अभी तो हमारा आर्बिट्रेशन में है, अभी हमने सेक्शन 35 की एप्लीकेशन फाइल कर रखी है। ठीक है, तो फाइनली पिटीशन वाज फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट अंडर सेक्शन 9। तो एनसीएलटी और एनसीएलटी ने कहा कि नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज प्रिवेल करती है, इट शैल ओवरराइड द आर्बिट्रेशन एक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग आपकी नहीं चल सकती। तो मैटर ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ये उठा कि भाई जो 238 है क्या इट विल ओवरराइड द आर्बिट्रेशन एक्ट? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस इट विल हैव इफेक्ट एंड नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने फिर मोबिलॉक्स का भी हवाला दिया, मोबिलॉक्स वर्सेस किरुसा का भी। उसमें ये कहा कि भाई जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है इट शैल बी इक्वल टू और ग्रेटर टू द अमाउंट ऑफ द डेट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो लेट डाउन पॉइंट्स टू डिटरमिन व्हाइल एग्जामिनिंग एन एप्लीकेशन। उन्होंने कहा भाई सेक्शन 9 की जब एप्लीकेशन एडमिट करते हो तो आपको क्या देखना चाहिए? ठीक है, एक तो ये 1 लाख से ज्यादा जो 1 करोड़ हो गई है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शैल शो द अमाउंट एज पेएबल, और तीसरी चीज आपको डिस्प्यूट देखना। यही 3 चीज देखते हो आप। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर सेक्शन 34 की पिटीशन पेंडिंग है, ठीक है, अपेलेंट की, तो वो तो इसका मतलब डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, इट शोज ए प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट एंड दैट इट डज नॉट एंड हियर बट आल्सो आफ्टर पासिंग ऑफ अवार्ड अप टू फाइनल एडजुडिकेटरी प्रोसेस। तो फाइनल एडजुडिकेशन जब तक नहीं हो जाता तब तक डिस्प्यूट माना जाएगा। द कोर्ट ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड इफ द ऑपरेशनल डेटर exceeds the limitation period for filing the petition under section 34। भाई चलो मान लो कोई सेक्शन 34 की एप्लीकेशन भी फाइल नहीं करता, फिर क्या होगा? फिर उस केस में अगर लिमिटेशन पीरियड उसका फाइल हो जाए, खत्म हो जाए, जितना उसको पीरियड दिया गया है फॉर फाइलिंग पिटीशन, तब भी आप एप्लीकेशन एडमिट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या कि चाहे आपने आर्बिट्रेशन पिटीशन फाइल नहीं की सेक्शन 34 में, लेकिन अगर आपका पीरियड पेंडिंग है, अभी भी आपके पास राइट है फाइल करने का, तब भी सेक्शन 9 की एप्लीकेशन एडमिट नहीं हो सकती। ठीक है जी, अगला केस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस मेटेनेर लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ कि कॉर्पोरेट डेटर ने ऑब्जेक्ट किया टू द अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी।
on the ground that he was an ex-employee of financial creditor from 1977 to 2016. ये एक SBI का एम्प्लॉय था, he was an ex-employee of financial creditor. So while granting an opportunity to FC to substitute the IRP, the adjudicating authority observed that the proposed IRP is unlikely to act fairly and cannot be expected to be an independent umpire. ठीक है, तो adjudicating authority ने कहा कि भाई ठीक है, आप दूसरा बदल लो IRP, और ये कहा कि भाई ये जो है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट जो है नहीं हो सकता। तो NCLAT ने क्या कहा? NCLAT ने जब NCLAT में गया, NCLAT बाय द अपहेल्ड द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उन्होंने भी कहा भाई इसको बदल दो। ठीक है, अभी केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक आदमी अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर की सर्विस में रहा, ठीक है, और वहां से पेंशन ले रहा है, तो इट डज नॉट डिसएंटाइटल हिम टू एक्ट एज द IRP। ठीक है, इट हैव नोटेड दैट द पार्टीज, उन्होंने कहा भाई ठीक है, आपने बदल लिया IP को, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इट शेल नॉट रिफ्लेक्ट एडवर्सली अपॉन द इंटेग्रिटी ऑफ द IP कंसर्न एंड द इम्प्यूग्ड ऑर्डर शेल नॉट बी ट्रीटेड एज ए प्रेसिडेंट। क्योंकि NCLT ने तो उल्टा ही बोल दिया था। NCLT ने तो कहा था कि proposed IRP is unlikely to act fairly and cannot be expected to be an independent umpire। NCLT ने भी ऐसा बोल दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कोई आदमी अगर FC का एम्प्लॉय रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कंपनी का IRP नहीं बन सकता, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और इट शेल नॉट, इसलिए आप उसकी इंटेग्रिटी पे डाउट नहीं कर सकते, ठीक है। आपने बदल लिया वो बात दूसरी है, और ये जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर है, इट शेल में हम ऑर्डर में इंटरफेयर नहीं कर रहे, ठीक है। आपने बदल लिया, अब ये नहीं कि हम कहीं पुराना वाला दोबारा लाओ, तो लेकिन जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर है, इट शेल नॉट बी ट्रीटेड एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये केसेस थे सुप्रीम कोर्ट वाले। अब किसी भी केस के बारे में आपने कुछ भी पूछना हो तो पूछ भी सकते हो, अभी अगर पूछना चाहो 5-7 मिनट में, और अगर आप बाद में पूछना चाहो